वेकेशंस की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज कोर्ट का आखिरी दिन था वेकेशंस के पहले, और हम सभी लोग बहुत बेसब्री से इन छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब कोर्ट्स चलती रहती हैं तो हम लोग लगातार चौबीसों घंटे सातों दिन तैयारी में रहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि अगर हम कोर्ट में हैं तो कोर्ट में हैं, और लेकिन हम अगर घर में हैं तो भी या तो हम केसेस की तैयारियों में मशरूफ़ रहते हैं या डिक्टेशन का भी होते रहता है। तो ये छुट्टियाँ बहुत अच्छा मौका रहता है, जैसे कई जजेस ने भी कहा और हम लोग भी जानते हैं, कुछ अध्ययन करने के लिए और कुछ वकालत से हटकर काम करने के लिए, क्योंकि वकीलों को, अधिवक्ताओं को काफ़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये उनको अपने प्रोफेशन में भी मदद करता है और उन्हें समाज के लिए कुछ भला कार्य करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये वीडियो उन सभी दादा दादियों के लिए है जो अपने पोते पोतियों से बेहद प्रेम करते हैं, उन सभी माता पिताओं के लिए भी है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनको बेहतर ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हैं और उनके लिए रात दिन बड़ी मेहनत करते हैं। उन सभी युवाओं के लिए भी है ये वीडियो जो चाहते हैं कि सिर्फ अपने सर्वाइवल मात्र के लिए आज से 20 साल बाद उन्हें बहुत अधिक जद्दोजहद ना करनी पड़े, क्योंकि जिस रफ्तार में चीज़ें बढ़ रही हैं, जिस रफ्तार में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा हम आज से 20 साल बाद इसे रोक पाना। तो इन छुट्टियों का इस्तेमाल आप सभी लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने में भी करें। आप सभी लोग घूमने के लिए भी जाएं अगर संभव हो, और अगर ईश्वर इंतज़ाम कर सके रिलैक्स करें, ये भी करें। लेकिन जो भी हो, इन छुट्टियों को जो सभी अदालतों में होगी और कुछ जगह नो एडवर्स रहेगा, कोर्ट पूरी तरह बंद नहीं होगी, ये भी हम लोग जानते हैं क्योंकि वेकेशन कोर्ट्स होंगी, लेकिन फिर भी जो हमें रेगुलर टाइम्स में मौका नहीं मिलता है अध्ययन करने का या कुछ कार्य करने का बियॉन्ड लीगल वर्क, वो इन छुट्टियों में अवश्य करें। और इन छुट्टियों को अभी तक की छुट्टियों की तरह सिर्फ़ और सिर्फ रिलैक्सेशन और फैमिली के साथ समय बिताने और आनंद उठाने में और इसी तरह के कार्यों में न बीतने दें, और कुछ स्टडी करें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के विषय में। आवश्यक इसलिए है क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है। आज और कुछ दिनों से कई साथियों से, यंगस्टर्स साथ के दोनों लोगों से पूछा, बहुत सारी बेसिक चीज़ें वो नहीं जानते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स का एक्सटिंक्शन, ग्लोबल वार्मिंग के डिफरेंट नुकसान और इनऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएशन के बारे में। तो इसका मतलब ये दिखा कि हम सभी, वो इसलिए क्योंकि हम सभी बहुत मशरूफ़ हैं अपने अपने प्रोफेशंस में। कुछ आंकड़े बताने आवश्यक होंगे। सबसे पहला आंकड़ा ये है कि पहली बात ये है जो अमूमन हम सब जानते हैं कि हवा बहुत तेज़ी से प्रदूषित होती जा रही, जहरीली होती जा रही। कुछ समय पहले, शायद 4-5 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि बच्चों को पार्क में ना घूमने भेजें सर्दियों में, क्योंकि उससे वो पोल्यूशन इनहेल करते हैं, उनको नुकसान करता है। आज से 20 साल बाद वो स्थिति आ जाएगी, शायद आ रही, उसी डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं कि शायद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके दिन भर बिताने के लिए कहा जाए, और जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे तो ये पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं उनका क्या होगा। दूसरी तरफ पानी का लेवल बहुत तेज़ी से घटते जा रहा है। कई शहर बहुत बुरी तरह पानी की किल्लत झेल रहे हैं, और चेन्नई के बारे में हाल में बताया गया कि पानी का लेवल एकदम बहुत नीचे पहुंच गया। तीसरी तरफ नदियां हमारी काली, गहरी, काली, गंदी और बीमार होती जा रही हैं, कुछ सूख भी रही हैं। और चौथी तरफ मिट्टी बहुत तेज़ी से अपनी उर्वरकता खोती जा रही है, और डेजर्टिफिकेशन एक बहुत आम समस्या हो रही है, जिसके कारण मिट्टी का उपजाऊपन कम होते जा रहा है। इनऑर्गेनिक वेस्ट का क्रिएशन और उसका असेंबलिंग एक बहुत बड़ी समस्या दूसरी तरफ है, जहाँ इसमें हम पाते हैं कि प्लास्टिक और ई वेस्ट अक्यूमुलेट हो रहा है छोटे शहरों में, गाँव में, हर तरफ, जो कि बहुत समय तक मिट्टी में रहने के बाद मिट्टी को और अंदर के पानी को जहरीला बनाता है।
तो इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही। थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे जाएं तो आप पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण फाइटोप्लैंक्टॉन्स की डेथ हो रही है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स बहुत छोटे जीव होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं। कहा गया है कि पिछले 1950 से अभी तक लगभग 40% फाइटोप्लैंक्टॉन्स मर चुके हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स वो प्लांट्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको जू प्लैंक्टॉन्स खाते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं और फिर ऐसे मछली खाती है और ये चेन मछली ऊपर तक पहुंचता है, छोटी मछली, बड़ी मछली और फिर उससे बड़ी मछली। तो 1950 से अभी तक 40% फाइटोप्लैंक्टॉन्स समाप्त हो चुके हैं। अंदेशा ये है कि अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे और समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता रहा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो पहले भी जैसे मैंने कहा कि 2050 तक काफ़ी सारे फाइटोप्लैंक्टॉन समाप्त हो चुके होंगे और शायद इस सेंचुरी के अंत तक लगभग 80 से 90% फाइटोप्लैंक्टॉन समाप्त हो चुके हों, जिसके कारण एक तरफ फूड क्राइसिस आएगी, दूसरी तरफ ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स 50% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, 50 to 55% या 30 to 50% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ग्लोबल वार्मिंग और होगी। इसी तरह कोरल रीफ्स समाप्त हो रहे हैं। 50% कोरल रीफ्स अब तक समाप्त हो चुके हैं। बाय 2050 लगभग 75% कोरल रीफ समाप्त हो चुके होंगे। 90% कहा जा रहा है कि सेंचुरी के अंत तक समाप्त हो जाएंगे। और कोरल रीफ्स वो हैं जो तमाम छोटी मछली, बड़ी मछली और बहुत सारे समुद्री जीवों को नर्चर करते हैं और बड़े होने का ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो ये समाप्त, तो एक तरह से समुद्र एक धीमे धीमे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। समुद्र बढ़ रहा है तो फिर पृथ्वी भी बढ़ रही है। उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग के कई असर, पहला हो गया जैसे मैंने बताया कि समुद्र का टेम्परेचर बढ़ना, मौसम का बदलाव, नई नई बीमारियों का आना, ये सब आने वाले वर्षों में बढ़ता रहेगा। उसी तरीके से सॉइल की प्रोडक्टिविटी का गिरना, लगभग 2050 तक उम्मीद है कि बहुत सारे शहर पानी के नीचे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियाँ बताती हैं। इसलिए इन छुट्टियों में मस्ती करने के अलावा, आनंद उठाने के अलावा, रिलैक्स करने के अलावा पर्यावरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का अध्ययन अवश्य करें कि जब अदालतें खुलें जुलाई में तो हम इन विषयों पे कुछ कार्य करें। क्योंकि समस्या ये है कि एक तरफ ये डिग्रेडेशन, ये सब कुछ खराब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, दूसरी तरफ कोई इस विषय में कुछ खास बोलता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप जाइए तो अलग अलग विषयों पे बहस होती है, अलग अलग विषयों पे चर्चा होती है, लेकिन इस धरती को इंसान की हवस से बचाने के लिए कुछ बात नहीं होती। सभी खामोश हैं, यहाँ तक कि अफसोस कि वो जो धर्म गुरु हैं, जो लोग जो ईश्वर के नाम पे और उसको पूजने की पद्धति के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं, वो तमाम धर्म गुरु जो ऊंचे ऊंचे मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं, वे सभी खामोश हैं, जबकि उसकी बनाई दुनिया मृत्यु की ओर इंसान के द्वारा ढकेली जा रही। तो इसलिए इन विषयों का अध्ययन करें और साथ ही साथ अपने पोते पोतियों और अपने बच्चों की किताबों में झांकें और अध्ययन करें कुछ और 2-3 चीज़ों की। पहला कि लाइफ ऑन अर्थ के हिस्ट्री का थोड़ा सा अध्ययन करें। आप पाएंगे कि 45,400 लाख वर्ष पुराना लगभग इस पृथ्वी का आयु है और हम लोग होमोसेपियंस लगभग 2 लाख साल पहले आते हैं। एग्रीकल्चर और खेती हम लोग लगभग 12,000 साल पहले शुरू करते हैं। तो आप पाएंगे, जब आप ये चेन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पिछले मात्र 50 साल या 100 साल की हरकतों के कारण आज की तारीख 31 मई 2022 तक पृथ्वी एक एक्सेलरेटेड पेस पे मारी जा रही है। यानी कि हर एक दिन जो पृथ्वी को हम मारने की प्रक्रिया कर रहे हैं वो पिछले दिन से ज़्यादा गंभीर। दूसरी तरफ इस विषय पे भी अध्ययन करें कि हबल टेलीस्कोप ने कहा कि उस टेक्नोलॉजी को, उसने देखा कि इतने गैलेक्सीज़ हैं ब्रह्मांड में और हमारे सोलर सिस्टम में, जो हमारे मिल्की वे में जो प्लैनेट्स हैं, उसके बेसिस पे असेसमेंट ये है कि लगभग 10⁻24 प्लैनेट्स दुनिया में, ब्रह्मांड में है।
तो इस धरती के बाहर एक घुप अंधेरा, और उसमें कहीं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, छोटी सी पृथ्वी जहाँ पे जीवन पल रहा है, लेकिन हमारी हरकतों के कारण ये मारी भी जा रही। तो इन विषयों पे भी स्टडी करें। तीसरा, अपने पोते पोतियों की किताबों में, बच्चों की किताबों में और गूगल के ज़रिए उन माइक्रो सिस्टम, इंडिविजुअल लेवल पे जो ईश्वर या प्रकृति ने इस जीवन को चलायमान बनाने के लिए जो जिस तरह का निर्माण किया, उसका स्टडी करें। यानी कि अपने इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी का, आँख, नाक, कान, मुंह, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका अध्ययन करें। इस विषय पे सोचें कि एक ब्रेड या रोटी या मैगी या कुछ भी आप खाते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़बरदस्त बना कि वो उसको डाइजेस्ट करते हुए इतना छोटा कर देता है कि आपका सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी और जो भी एक्सक्रीशंस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करें। तो माइक्रो लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे अपने शरीर और इस शरीर का अध्ययन करें कि कैसे जीवन को चलायमान रखने के लिए ईश्वर ने या प्रकृति ने कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया। और उस मैक्रो लेवल का भी स्टडी करें, जिसमें बियॉन्ड इंडिविजुअल लेवल, यानी कि पौधों, प्लांट्स और एनिमल्स का रिश्ते के बारे में, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, पौधे ऑक्सीजन देते हैं, या फिर वो जो मौसम के चक्र, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कि कैसे जीवन को चलायमान रखने के लिए कितने सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स उस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने बनाए। इन चीज़ों के बारे में भी स्टडी करें। और जब आप इन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे और इस विषय पे भी सोचेंगे कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है, किसी को कोई खबर नहीं। ये टेम्परेरी सफ़र हमारा, जिसमें हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम शायद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर हमारी नज़र जाएगी, जो कि है कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का हमारा दायित्व। तो इन छुट्टियों को एक तो प्रकृति के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के विषय में स्टडी के लिए लगाइए, उन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स इंडिविजुअल लेवल और मैक्रो लेवल पे जो ईश्वर ने या प्रकृति ने बनाया, उसके बारे में स्टडी करिए। इस लाइफ के टेम्परेरी नेचर के बारे में स्टडी करिए कि कहाँ से आए, कहाँ जाना, किसी को कुछ खबर नहीं, सिवाय जो हमारी किताबें हमें बताती हैं, यानी कि हमें वापस ईश्वर में मर्ज होना है। उसके अलावे हमारी हैसियत, जो हम कुछ भी हम अक्वायर कर लें, लेकिन हमारी हैसियत अल्टीमेटली इस पूरे ब्रह्मांड के रिलेशन में कुछ नहीं। 10 टू पावर ऑफ 24 प्लैनेट्स और पृथ्वी उनमें से एक, और हम तो बहुत ही छोटे। तो आप पाएंगे कि ये तमाम जद्दोजहद के साथ साथ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। वो तमाम लड़ाइयाँ, चाहे वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो, या चाहे किसी देश की किसी देश से लड़ाई हो, या देश के अंदर लड़ाई हो, या फिर मज़हब, भाषा, जाति के नाम पे लड़ाई हो, आप पाएंगे कि ये सब बेईमानी है। आप पाएंगे कि हम सभी का फ़र्ज़ है कि हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं, अपने जीवन को कर्टेल करें प्रकृति के विरोधी जीवन शैली के संदर्भ में। इस वीडियो को दूर तक भेजें, क्योंकि और इससे बेहतर वीडियोस बनाएं, और अपने हर अधिवक्ता भाई बहन जो डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हो उस तक भेजें, क्योंकि अधिवक्ता शक्ति राष्ट्र शक्ति यूं ही नहीं कहा गया। हमारी ताकत यह है कि हम हर छोटे से छोटे स्तर पे हैं, तहसील, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और बाहर जाइए तो बहुत सारे अदालतें। तो अगर हर वकील, हर अधिवक्ता जो अलग अलग अदालतों में प्रैक्टिस करता हो इन विषयों पे सोचना शुरू करें, तो हम यकीनन इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। नहीं तो जिस रफ्तार में पृथ्वी मारी जा रही है, जिस रफ्तार में इस खूबसूरत धरती की हत्या कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि 2042 तक, मात्र 20 साल बाद, ये जो डाउनफॉल है वो इररिपेरेबल, इरिवर्सिबल, अनस्टॉपेबल हो जाए। और तब
तब हम सिर्फ अपने बच्चों को इस प्रकृति की आपदा जो हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी हरकतों से, उससे जब हम तकलीफ़ उठाते देखेंगे तो हमें आज के अपने इनएक्शन पे अफसोस होगा। तो ये 20 साल प्रेजेंट जो हमारे पास है, इसमें हर दिन हमें प्रकृति को बचाने के लिए कुछ विचार करना होगा और कुछ एक्शन करना पड़ेगा। इन विषयों पे सोचें, इन छुट्टियों में खूब मस्ती करें, खूब आनंद उठाएं, परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन साथ ही साथ आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा हो, आपका पोता हो, पोती हो, बेटा हो, या फिर कोई और अन्य पारिवारिक सदस्य हो, उसके लिए कैसी दुनिया हम देखे जा रहे हैं या जाएंगे, इस विषय में भी विचार करें और कुछ टॉपिक्स पे अध्ययन करें। पहला हो गया ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। उन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस का स्टडी करें जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वो एक चीज़ है जिसके कारण बहुत सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। दूसरा स्टडी करें फाइटोप्लैंक्टन्स एक्सटिंक्शन। तीसरा स्टडी करें कोरल रीफ्स एक्सटिंक्शन। चौथा स्टडी करें हनी बीज एक्सटिंक्शन, हनी बीज ख़त्म हो रहे हैं। उसके अलावा स्टडी करें कि इनऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएशन कैसे हम रिड्यूस करें। इन तमाम विषयों पे विचार करें, क्योंकि समय कम है। याद रहे, आज इस धरती पे जो व्यक्ति चल रहा है, हम लोग, अगर हम लोगों ने कुछ इस धरती को बचाने के लिए नहीं किया तो आज से 2 जनरेशन बाद, बल्कि आपका अपना बच्चा हमें कोसेगा हमारे इन एक्शन के लिए, और हम खुद अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। युवा वर्ग से तो खास करके आग्रह है कि भाई, बड़े उठें या ना उठें, तुम उठो, तुम सोचो और तुम प्लान करो कि दुनिया के तमाम युवा कैसे एक होकर इस धरती को इंसानी हवस से बचाने का प्रयास करें। और उसका सीधा तरीका है जो हम सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के उठने समय लेके रात के सोने तक जितने एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी, उनको एनालाइज करें और उनमें जो जो प्रकृति विरोधी जीवन शैली है उसको कम करने का प्रयास करें। मिसाल के तौर पे सुबह उठते ही जो हम ब्रश करते हैं तो वो ब्रश ऐसा यूज़ करें जो रीयूजेबल हो सके। पानी का नल धीरे खोलें, अगर वो वॉश बेसिन बड़ा है तो उसके अंदर एक मग रखें, मुंह धो के पानी उसमें जाए, फिर हम उसको पौधे में डालें। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो वो विचार करिए कि साबुन के जो शैम्पू डब्बे हैं वो कैसे रिसाइकल हों। थोड़ा और आगे बढ़िए तो फिर ये देखिए कि दूध के पाउचेस का इस्तेमाल कैसे कम हो। थोड़ा और बढ़िए आगे तो आप देखिए कि जो फाउंटेन पेन के इस्तेमाल करने का प्रयास करें बॉल पेन के एडिशन में, और धीमे धीमे जहाँ संभव हो उसको रिप्लेस किया जाए। और आगे बढ़िए, जब भी बाहर जाएं कहीं भी बिजली फालतू जलती दिखे तो उसे बंद करें, क्योंकि बिजली प्रोडक्शन इस धरती में ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कॉज है। और आगे बढ़िए, अपना मोबाइल और जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ और रिसाइकिल करिए, रिपेयर कराइए, और कुछ कम फीचर्स के लिए, कुछ बेहतर फीचर्स के लिए उन्हें तुरंत बदलने की जो दौड़ है वो बंद करिए, भले ही वो आउट ऑफ फैशन हो। घर के सामने अगर इंटरलॉकिंग टाइल्स हो तो उसको हटवाने का प्रयास करिए, उसकी मिट्टी दोबारा उपजे। किचन में जो बर्तन, एक परमानेंट डोंगा रखिए जिसमें आप जो फल, सब्जी, अनाज धोया जाता है उसका पानी कलेक्ट हो, और उस पानी को पौधे में डालिए, मिट्टी में डालिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करिए। इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, मेरे को गिनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन चीज़ों पे विचार करें और इस तरीके से हम सब कोशिश करेंगे तो यकीनन हम इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। बस सपना देखने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है, बाकी ईश्वर खुद रास्ता दिखाएगा। और हाँ, अधिवक्ता के जीवन का उद्देश्य अगर सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अमीर और सक्सेसफुल वकील बनना हो तो वो तो बहुत अंडर यूटिलाइजेशन है इस ह्यूमन बर्थ का। हमें अपने पारिवारिक कार्य और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए इससे अधिक क्या कर सकते हैं इस धरती को
इंसान की एंटी नेचर लाइफस्टाइल से बचाने के लिए इस पे सोचना होगा। और ये वीडियो अधिवक्ताओं ही नहीं, सभी के लिए, खास करके सभी युवाओं के लिए है, और सभी दादा दादियों के लिए है, सभी माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों से, पोते पोतियों से बहुत प्रेम करते हैं। जो मित्र इस मुहिम में साथ आना चाहते हैं वो हमारे ईमेल आईडी पे अपने नाम भेजें और आइडियाज़ भी शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी है सेव मदर एसोसिएशन, SAVEMOTHERASSOCIATION@gmail.com। और कुछ नंबर्स हमारे भी हैं, इस पे आप अपने नाम भेज सकते हैं। आप जहाँ भी हों, किसी भी तहसील, किसी हाई कोर्ट, किसी सिविल कोर्ट, कहीं भी हो, और हो सके तो इसको अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करें। एक नंबर हुआ 9839549238, दूसरा है 9305186818, 9076779225, 9532998341। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि पर्यावरण को बचाया जा सके, लेकिन जब तक समाज भी इस ढंग से कोशिश न करे तो सरकार के मात्र कोशिशों से नहीं होगा। हमें कोशिश करना होगा, और तब हम और सरकार सब मिलके इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं, इन नदियों को मरने से रोक सकते हैं, और कि ये धरती पे जीवन, अविरल जीवन की प्रवाह यूं ही चलती रहे। नमस्कार।